नमस्कार दोस्तों अगर आप अपना डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक यूपी वीटीई से कर रहे हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कर रहे हो, तो भाई आपको पता है इस बार यूपी वीटीई के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। और भाई अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के हम टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। अब आप अपना डिप्लोमा इंग्लिश से कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं, हम दोनों में ही भाई इसके टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। और भाई मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर हमने जो इन्वायरमेंटल स्टडीज के टोटल 160 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 160 क्वेश्चन में भाई इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसमें आप शुरू के 40 क्वेश्चन देखोगे। पार्ट 2 आएगा भाई, उसमें आप अपने नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखोगे। ऐसे ही 4 पार्ट आएंगे और हर पार्ट एक वीडियो में 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे होंगे और आप इन्वायरमेंटल स्टडीज के। और आने वाले 4 पार्ट में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का सारा सिलेबस, जितना भी सिलेबस है, सभी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 160 टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करके। तो चलिए यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी भाई सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका इन एन इकोटोन द स्पेसीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड। हिंदी में भाई एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। आपको बताना है अगर कोई भी स्पेसीज है, कोई भी एक प्रजाति है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसको क्या बोला जाता है, ये आपको सिंपली बताना है। आपके भाई यहाँ पर ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एज स्पेसीज की स्टोन स्पेसीज, तो भाई उसको बोला जाता है एज स्पेसीज, किनारे की प्रजातियां हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी इज, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो भाई देखो सबसे पहला ऑप्शन है रेज कॉन्सिक्वेंसेस अबाउट इन्वायरमेंट कंडीशन, पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बिल्कुल भाई ये आपका ऑप्शन ए हिंदी में भी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भाई आपका टू टीच इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए, ये भी सही है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करें, ये सब तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्या चीज है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित नहीं होता है। हिंदी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है भाई आपके मैंग्रोव और आर्द्रभूत भूमि का विनाश, भूजल का ह्रास, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये आपका इनमें देखो सभी आपके जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज के होते हैं, मानव के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों भाई यहाँ पर आपका कोई भी इनमें से नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पॉल्यूशन, आपसे ये पूछा गया है वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है। आपसे को ये बताना है कि देखो वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है। तो आपके ऑप्शन आप हिंदी में देख सकते हैं विनिमय और मानक, परिवहन योजना, ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग, इन सभी। आपको ये बताना है कि जो आपका वायु पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो भाई रेगुलेशंस, भाई आपको ये बताना है कि जो आपका एयर पॉल्यूशन है वो मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है ये नहीं बताना। आपको ये बताना है कि जो आपका एयर पॉल्यूशन है उसके कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड आप रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड बना दो। जैसे कि भाई आपने एक तरह से देखा होगा कि अभी मार्केट में BS4 या BS5 इस तरह से इंजन की बढ़ती जाती है कि अभी कुछ दिन पहले ये था कि BS4 इंजन जो हैं वो नहीं चलाए जाएंगे, वो नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या है, इससे आप ये समझ सकते हैं
कि जो आपके जैसे ये स्टैंडर्ड होते हैं ना, जैसे BS5 BS6 आने वाले ऐसे जो इंजन का क्रमांक आएंगे, उसमें क्या होगा भाई, उसमें एयर पॉल्यूशन जो होगा वो कम से कम होगा। ठीक है, आप एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कर सकते हैं, परिवहन योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका विनिमय और मानक, इससे आप वायु प्रदूषण को प्रबंध कर सकते हैं, परिवहन योजना के थ्रू कर सकते हैं, और आप CNG ईंधन का यूज करके, CNG से भाई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो आप CNG फ्यूल का यूज करके भी आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं। ये सभी आपके पास विकल्प होते हैं, तो आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर कॉज। आपको ये बताना है जल मंडल पर विकास गतिविधियों का कारण क्या है। अब आपको कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन को हिंदी में वायु प्रदूषण कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन को मिट्टी प्रदूषण कहते हैं, और वाटर पॉल्यूशन को पानी प्रदूषण बोलते हैं। और भाई सॉइल एरोजन का मतलब होता है आपका मृदा अपरदन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है हाइड्रोस्फीयर की वजह से। तो भाई इसका जो ऑप्शन है वो है आपका वाटर पॉल्यूशन। अब देखो वाटर पॉल्यूशन आप इस तरह से याद रख सकते हो, यहाँ पर आपका भाई दिया है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रो जो रिलेटेड वर्ड है वो होता है आपका वाटर से, तो आप इस तरह से याद रखते हैं। देखो जो हाइड्रो जो वर्ड है वो आपका वाटर का एक तरह से टेक्निकल नाम होता है हाइड्रो। अब भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने हाइड्रोडायनामिक्स ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगे, हाइड्रोलिक्स वगैरह, तो आप जानते हैं कि हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। तो आप हाइड्रोस्फीयर को यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन से इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जल प्रदूषण हिंदी में ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिस रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन आर कॉल्ड। आपसे ये पूछा गया है एक क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए प्रतिबंधीय प्रजातियों को कहा जाता है। मतलब कि एक ही रीजन में जो प्रजाति पाई जाती है कि सिर्फ इस रीजन में ये प्रजाति पाई जाएगी, उन प्रजातियों को क्या बोला जाता है ये बताना है। तो भाई उन प्रजातियों को बोला जाता है एंडेमिक स्पेसीज, ऑप्शन बी, और हिंदी में बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां। मतलब एक स्थान पर ही वो पाई जाती हैं, तो उनको इसलिए नाम दे दिया गया। आप हिंदी में, इंग्लिश में एंडेमिक थोड़ा सा आप उसे रिलेट ना कर पाओ, लेकिन स्थानिक से भाई आप जरूर रिलेट कर लोगे कि उनको बोला जाता है स्थानिक। तो यहाँ पर भाई स्थानिक प्रजातियां बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर प्रोवाइडेड बाई। आपसे ये पूछा गया है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है यहाँ पर जो देखो बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखो रिक्वायरमेंट तो इंसान की बहुत होती हैं, लेकिन जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भाई उसकी, जैसे कि उसको पानी पीना है, मतलब पानी पीने के लिए उसे पानी चाहिए, खाने के लिए उसे खाना चाहिए, ये सब भी किस में आती हैं भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट में आती हैं। और ये सब जो उसके फुलफिल होती हैं वो प्रकृति के द्वारा होती हैं, नेचर के द्वारा होती हैं। आपको पानी नेचर से मिलता है, अपना फूड जो है वो आपका नेचर से मिलता है, तो ये सब चीजें आपके नेचर की वजह से संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेट इंक्लूड। आपसे ये पूछा गया है इन्वायरमेंट पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है, एयर, वाटर, लैंड या ऑल ऑफ दीज। भाई देखो इन्वायरमेंट में अगर एक लाइफ सपोर्ट के लिए, एक जीवन रक्षक प्रणाली के लिए आपको हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और ऑब्वियसली बात है भाई आपको लैंड की, रहने के लिए भी लैंड चाहिए होती है। तो तीनों चीजों की जरूरत है, वायु और आपका पानी, भूमि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इन्वायरमेंट the term has been derived from the French word which means to encircle the surround। आपसे ये पूछा गया है जो आपका पर्यावरण शब्द है, या इंग्लिश में जो आपका इन्वायरमेंट वर्ड है ना, वो कहाँ से लिया गया है भाई, वो आपका लिया गया है फ्रेंच से लिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका इनसर्किल वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। आपको पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ घेरना या घेरना है, तो बताइए क्या इसका सही हो जाएगा। तो भाई इन्वायरन वर्ड जो है आपका वो आपका कहाँ से लिया गया है भाई, वो आपका फ्रेंच से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भाई आपका घेरना या इन्वायरन
ठीक है। इन्वायरन वर्ड कहाँ से लिया गया है भाई? इन्वायरन वर्ड आपका फ्रेंच से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर इज द सॉलिड सेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द 9 सेल of organic matter on the surface of the earth comprising of all living things या all sphere which occupies the maximum volume of sphere या all of the above। यहाँ पे देखो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि बायोस्फीयर का मतलब होता है जीव मंडल। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर अकार्बनिक पदार्थों का ठोस खोल है, ठीक है, द सॉलिड सेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भाई यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बायोस्फीयर के लिए भाई आपका ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एटॉमिक एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन वाई। अब आपको ये बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है वॉल्यूम, वेट, डेंसिटी या ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? एक ये आयतन है या वजन है? जैसे भाई आपको पता है, जो आपको देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन तो आपको ये ही याद रखना है कि जो आपके एटमॉस्फेयर होता है भाई, उसमें जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 79%, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और साथ में जो आपकी ऑक्सीजन होती है भाई वो होती है 21%। ये भी शायद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि 79% क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, वजन है, घनत्व है, क्या है? तो भाई ये आपका वजन होगा, ठीक है, वेट होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डेरिव्ड फ्रॉम। इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इन्वायरन वर्ड से मिलके इन्वायरमेंट बना है, और ये इन्वायरन वर्ड कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच से लिया गया था। तो आपका फ्रेंच ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु कारक है? आपका दबाव, ठीक है, ह्यूमिडिटी को कहते हैं, नमी, तापमान या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि जो आपके क्लाइमेट फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट के फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। तो भाई ये सारे होते हैं, दबाव, नमी, ठीक है, टेम्परेचर, ये सभी कारण किसके होते हैं? क्लाइमेटिक के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है भाई 5 जून को, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब भाई आप जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस हिंदी में कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन्वायरमेंटल इश्यू इन्वॉल्व इन माइनिंग। भाई माइनिंग आप जानते हैं, माइनिंग को हिंदी में कहते हैं खनन। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक, खनन में क्या होता है आपको बताना है। तो भाई खनन में आपका वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और आपका सॉइल का डिग्रेडेशन भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। डिग्रेडेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई मिट्टी की अवनति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। देखो आपके डेवलपमेंट 2 तरह के होते हैं, सस्टेनेबल, ठीक है, एक दूसरा सस्टेनेबल के अपोजिट होता है। तो आपसे पूछा गया कि सस्टेनेबल, सतत, हिंदी में सस्टेनेबल को कहते हैं हम सतत। सतत विकास का अर्थ क्या है? तो भाई सतत विकास का अर्थ होता है मानव आवश्यकताएं और संशोधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन, ठीक है। जो आपकी मानव की एक आवश्यकता है और जो संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की जो क्षमता है उसके बीच में जो आपका क्या होना चाहिए भाई, उसके बीच में आपका जो बैलेंस है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी टू अर्थ प्रोवाइड द रिसोर्स। अब देखो यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी नीड है, ठीक है, आपको जैसे पेट्रोल है, डीजल है। आज के टाइम में पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं यार वो उतने नहीं हैं, लेकिन जो ह्यूमंस की नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा रेपिडली इंक्रीज हुई है एक साथ, तो जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक आया है। तो ये एक तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी टू अवॉइड नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है औद्योगिकरण के कारण नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से भाई यहाँ पर सही होगा। देखो, औद्योगिक बंद होना चाहिए, नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति ना दें, तो भाई औद्योगिक बंद हो जाएगा। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव इफेक्ट से आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये तो गलत है। नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति ना दें, मतलब ये भाई ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। उद्योग को निपटान से पहले अपने द्वारा उत्पन्न सभी कचरे का उपचार करना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल नॉट एम एट, सतत विकास का लक्ष्य नहीं होगा। अब कौन सा लक्ष्य नहीं होगा वो बताना है। तो भाई विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरतों को विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज, जो आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसका एक एडवर्स इफेक्ट बताना है। एडवर्स को हिंदी में बोलते हैं भाई प्रतिकूल प्रभाव बताना है आधुनिक कृषि का। तो भाई आपका यहाँ पर मिट्टी की अवनति, सॉइल डिग्रेडेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन रिमूव्स सरफेस सॉइल विच कंटेन्स, आपसे ये पूछा गया है जो आपका मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन सतही मृदा को हटा देता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। और कार्बनिक, ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। वाटर लॉगिंग इज अ फिनोमिना इन विच, जल जमाव एक ऐसी घटना है, जो भाई जल जमाव होता है वो कैसी घटना है ये आपको बताना है। यार इन्वायरमेंटल स्टडीज एक बहुत आपका एक मतलब ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं तो आप बहुत आसानी से पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि जल जमाव एक ऐसी घटना है जिसमें अधिक सिंचाई के कारण मृदा जड़ क्षेत्र संतप्त हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में वहीं पर ये हो जाएगा, सॉइल रूट जोन बिकम सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बांधों के निर्माण का प्रभाव। अब आपको ये बताना है कि जो आपके डैम होते हैं, डैम को भाई हिंदी में बोला जाता है बांध, जो आपके बांध का कंस्ट्रक्शन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, जलमग्न जंगल, वन्य जीवन आवास का नुकसान, डाउनस्ट्रीम परिस्थितियों तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, उपरोक्त सभी। तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। सबमर्ज्ड फॉरेस्ट, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डैमेजेस डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। व्हाट वुड यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज, आपसे ये पूछा गया है पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। क्या आप प्लांट लगाएंगे, या आप हॉल्ट डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई रोकेंगे, या आप प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे, या इनमें से सही बताइए आप क्या करेंगे। तो भाई देखो, आप पेड़ लगाओ, ठीक है, इससे भी पर्यावरण क्षति रोकी जा सकती है, वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा, प्रदूषण को नियंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है आपको ये बताना है। तो भाई ये होता है, इज अ स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट दैट में रिजल्ट फ्रॉम अ ह्यूमन एक्शन। हिंदी में देख लेते हैं, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताओं का एक अध्ययन है जो मानव प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो भाई पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है, आपका एक जैव भौतिक विशेषताओं का क्या है, स्टडी है, अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन सबसे पर्यावरण
अनुकूल कृषि पद्धति है ये आपको बताना है। तो भाई वो है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने यार ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत नाम सुना होगा, अभी ये मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम कि देखो जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया, DAP, ये सारे आप जैसे अगर एग्रीकल्चर से हैं अगर आप, तो भाई आप इन सब के बारे में जानते होंगे। ये सारी चीज़ें मतलब जो आपकी भाई ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जैसे ये आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे आपके जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि केमिकल से बनते हैं वो सारे भाई इनऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, मीन्स किसी का यूज नहीं करते हम भाई। जो आपकी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नेचुरली यूज करते हैं, जैसे कि आपका गोबर होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उन सब से मिला के मतलब केमिकल का विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, तो उसको बिना केमिकल के भाई जो खेती की जाती है वो की जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चर फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चर फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण अनुकूल कृषि कौन सी होती है, तो बिल्कुल भाई जैविक खेती होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्बीवोरस इज ऑल्सो नॉन एज। हार्बीवोरस क्या होते हैं, तो भाई ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, तो आपका पहला ऑर्डर उपभोक्ता सही हो जाएगा। आप प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो भाई आपका प्रोडक्ट, आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके पौधे जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उस प्रोसेस के जरिए अपना खाना बनाते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, तो भाई वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो भाई वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब आर, आपको बताना है कि जो आपके प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड वेब में वो क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट होते हैं, सन होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। हिंदी में देख लीजिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है भाई आपका वो होता है सन। सन को हिंदी में बोलते हैं रवि भी बोलते हैं और सूरज भी बोलते हैं। ठीक है, आपका सूरज, आपका सूरज कैसा है, प्राइमरी सोर्स होता है भाई खाद्य जल में। ठीक है, खाद्य जल को जो इंग्लिश में प्राइमरी सोर्स, फूड वेब में आपका सबसे जो प्राइमरी सोर्स है सन है। सन से क्या मिलती है भाई आपको, सनरेज जो आती है वहां से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम रेफर टू। एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित करता है। आपको ये बताना है एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही स्थान पर कोई इंसान, एक ही स्थान पर जब कोई रहता है और एक ही समय में रहने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, तो भाई वो कहा जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन को हिंदी में बोला जाता है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैज अ डाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्लांट मैटर्स। इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप द्रव्य से युक्त है, मतलब वो कौन से एनिमल, कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ प्लांट पे निर्भर करते हैं, जो सिर्फ मतलब आप बोल सकते हैं कि वो आपके भाई मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं, सिर्फ प्लांट पर निर्भर करते हैं, तो वो होते हैं भाई आपके हार्बीवोरस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप द्रव्य से युक्त होता है, तो भाई शाकाहारी। ठीक है, दो तरह से, तीन तरह के इंसान होते हैं, तो इंसान या लिविंग बींग्स, इंसान नहीं लिविंग बींग्स बोलेंगे हम, कि जो लिविंग बींग्स होते हैं सभी आते हैं लिविंग बींग्स में। कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ प्लांट वेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल वेस्ट होते हैं, जैसे लॉइन वगैरह होते हैं, ये सारे आपके एनिमल वेस्ट होते हैं, ये प्लांट वगैरह नहीं खाते हैं। और भाई साथ ही में आपके कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल दोनों पे बेस्ड होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कार्निवोरस बोले जाते हैं, सर्वाहारी हिंदी में बोला जाता है जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है, तो भाई वो होता है डिकम्पोज होना, तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। हिंदी में डिकम्पोजर को डिकम्पोजर ही लिखा हुआ है यहाँ पर। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक। लेक की जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होती है वो क्या होती है, तो उसको बोलते हैं भाई जू प्लैंक्टन्स, हिंदी में जो प्लैंक्टन, हिंदी में सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ पायनियर स्पीसीज इन अ जीरस सक्सेशन। आपसे ये पूछा गया है निम्नलिखित में से
कौन एक जीरेस उत्तराधिकारी में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो है भाई आपका लिचेन, ठीक है, हिंदी में इसको लाइकेन बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, भाई जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपकी ऊर्जा है, आपका जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो किस तरह से फ्लो करती है? एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, दो डायरेक्शन में फ्लो करती है, मल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है? तो भाई एनर्जी तो आपको किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ऑप्शन सी मल्टी डायरेक्शन और मल्टी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम? तो भाई मैन मेड इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा भाई आप बस शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। एक्वेरियम होता है आपका क्या? एक्वेरियम भाई आप जानते होंगे, एक्वेरियम मछली घर आपने देखा होगा, आप अपने घर में एक्वेरियम लेके आते हैं, वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। जैसे कि एक बॉक्स होता है कांच का जिसमें पानी होता है और जिसमें फिशेस होती हैं, तो वो जो एक्वेरियम होता है भाई वो आपका मैन मेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पोन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, तालाब के पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। कैसा होता है भाई? अपराइट होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा। इफ इन अ पॉपुलेशन नेटिलिटी इज बैलेंस्ड बाय मोर्टिलिटी देन देयर विल बी, यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर को मृत्यु दर से संतुलित किया जाता है तो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो भाई वो होता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मतलब भाई आपसे बेसिकली ये बोला गया है कि जितने लोगों का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, उतने लोगों की अगर डेथ हो रही है तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी। तो भाई जनसंख्या में जितने लोग जितने लोगों ने जन्म लिया उतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ, घास के मैदानों के परितंत्रों में संख्याओं के पिरामिड से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो भाई सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी शाकाहारी की। भाई पिरामिड आप इस तरह से बनता है, ठीक है, सबसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर, फिर ऊपर ऐसे कम होती जाती है। तो पिरामिड की शेप आप जानते होंगे। यहाँ पर आपके क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं, हार्बीवोरस आते हैं। Which of these belong to the category of primary consumer in grazing food chain? इनमें से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में संबंधित है? आपको ये बताना है। तो भाई आपके काव एंड रैबिट, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गाय और खरगोश ये किस में आते हैं? आपसे क्या पूछा गया? चराई खाद्य श्रृंखला। और भाई थोड़ा सा यार हिंदी में मुझे प्रॉब्लम है, तो यार थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चैन, तो ग्रेजिंग देखो स्नैक है, स्नैक भाई ग्रेजिंग तो करता नहीं है, मतलब घास वगैरह तो खाता नहीं है। इंसेक्ट कैटल्स आपके घास खाते हैं लेकिन इंसेक्ट नहीं खाता। ईगल स्नेक दोनों नहीं खाते, लेकिन काव और रैबिट दोनों ही आपके ग्रेजिंग फूड चैन के अंदर आते हैं। दोनों ही घास खाने वाले हैं, मतलब पेड़ पौधे खाने वाले हैं। घास इन द सेंस भाई आपकी जो छोटे छोटे टहनियाँ, खरगोश भी खा लेता है और भाई आपकी गाय भी खा लेती है। इस वीडियो का या इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट फॉर एन इकोसिस्टम, दिस सिचुएशन इंडिकेट द, ये सिचुएशन क्या इंडिकेट करती है? तो भाई ये इंडिकेट करती है एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इज सेम एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स, मांसाहारियों में शाकाहारियों की तुलना में बेहतर ऊर्जा रूपांतरण क्षमता होती है। भाई वो तो आप देखो बेसिकली आप जानते हैं, जो इंसान फिशेस वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू भाई जो एक इंसान नॉर्मल होता है, चाहे अब वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो। तो यहाँ पर आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पार्ट 1 के जो 40 क्वेश्चन है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 में।